नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जिनके साथ हम बात खास करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की करेंगे और कुछ घरेलू सियासत की भी। डॉक्टर शशि थरूर, जो वैसे किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, कांग्रेस के सांसद हैं और बहुत ही मुखर हमारे लीडर्स में से शामिल हैं। काफ़ी लंबा इनका एक यूएन में डिप्लोमेटिक करियर भी रहा है। डॉक्टर थरूर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद स्मिता जी। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत कर सकूं, क्योंकि आप केरला से आपकी कंस्टिट्यूंसी है और वहाँ वायनाड में बहुत ही भीषण एक भयंकर त्रासदी हुई है। 150 प्लस लोगों की जान गई है। 200 पार हो गए अभी। 200 पार हो गया है। वायनाड को इस वक्त किस तरह की मदद की ज़रूरत है पूरे देश से? देखिए, पहली बात यह है कि सुरक्षा करने की खास ज़रूरत है। मतलब अभी तो हमारी सेना के लोग हैं वहाँ, नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स जो कहते हैं वो लोग भी हैं, क्योंकि अभी भी करीब 150 लोग ट्रैप्ड है इस जो लैंडस्लाइड के नीचे। बहुत लोग पड़े हैं और अभी भी एक्सेस के लिए अभी पुल बना रहे हैं, बहुत सारे काम हैं सरकार को। तो ये सब करने के बाद मेरे ख्याल में पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जिसको भी हम रक्षा कर सकें और जो जहाँ नहीं रक्षा कर पाएंगे तो एटलीस्ट बदन को ज़रा से ले आ सके, ये सब करनी चाहिए। उसके बाद मेरे ख्याल में पैसे की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि रिहेबिलिटेशन और कॉम्पनसेशन की बड़ी ज़रूरी। मैं सुन रहा हूँ कि कई लोग डोनेशन दे चुके हैं अभी मुख्यमंत्री के रिलीफ फंड के लिए, और मैं भी सोच रहा था कि शायद हमारे केंद्र की तरफ से भी कुछ हो सकते हैं। तीसरी बात यह है कि हमें भविष्य के बारे में सोचने का वक्त आया है, क्योंकि ऐसे बार बार दुर्घटना होना अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल में काफ़ी ज़रूरी है कि हम समझ लें, क्योंकि लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के लिए हैं, मतलब ये जो इससे बंधन है इस विषय पे, कि केरला में मेरे ख्याल में भारत में 30 डिस्ट्रिक्ट को लैंडस्लाइड प्रोन कहा जाता है, इनमें से 10 केरला में ही है। तो हमारे प्रदेश के लोगों के लिए क्या क्या करना है? 2-3 इकोलॉजिकल स्टडीज़ हो चुके हैं। एक तो गडगिल साहब का, एक कस्तूरी रंगन रिपोर्ट है, एक है आईआईटी दिल्ली का, और ये सब कुल मिला के लेके बैठ के कोई कठिन डिसीजंस लेना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। क्योंकि इन रिपोर्ट्स को साइट किया गया था आज इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट में, जिसमें कहा गया कि पिछले 10 सालों से ये मांग हो रही है कि ये जो 13 खास करके पूरे आपके विलेजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं वायनाड के आसपास के, इनको इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में, वेरी फ्रजाइल, वेरी इकोनॉमिक, डेवलपमेंट की लड़ाई वर्सेस क्लाइमेट सस्टेनेंस की लड़ाई चल रही है वहाँ। देखिए, एक लोकतंत्र के अंदर जो हम करते हैं, नेचुरली जनता की राय भी सुनना चाहिए, और जनता नेचुरली वहाँ से निकलना नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनका तो कोई और मार्ग नहीं है जीने के लिए। लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स का सवाल है, तो इसलिए वो कहते थे कि हमें यहाँ रहना है, हमें हमारे कृषि का काम करना है, और इस तकलीफ़ में उन्हें हटाना मुश्किल है। उदाहरण दे दूँ तो ये 3 गांव जो अभी ख़त्म हो चुका है इस लैंडस्लाइड में, तीनों गडगिल साहब के लिस्ट में इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में नहीं पड़े थे, तो वैसे भी वहाँ से कुछ नहीं हुआ होता। अमित शाह साहब ने आज पार्लियामेंट में कहा, आज दोपहर को, कि वहाँ एक आईआईटी दिल्ली रिपोर्ट कहा था कि करीब 4000 लोगों को हटाना है वहाँ से। मुझे मालूम नहीं, मैं तो ये रिपोर्ट देखा नहीं हूँ, लेकिन ये सही है तो 4000 लोगों को हटाएंगे तो कैसे करेंगे, कहाँ हटाएंगे, कहाँ उनको भूमि और जीवन के कोई भी आयु मिलने के लिए कोई मार्ग उनको दिखा दे? ये सब सोचने की बात आसान नहीं है। तो अगर आप इस किस्म के सॉल्यूशंस ले आना चाहते हैं, अब मैं नहीं कहूँगा कि ये नहीं करना चाहिए, शायद करना ही चाहिए, लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, और इसके साथ भी कोई कठिन पॉलिटिकल डिसीजन जो लेना पड़ेगा। इसका वक्त मेरे ख्याल में आने वाला है। अभी पॉलिटिकल कंसेंसस इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी जाने वाले हैं कल सुबह जा रहे हैं, और यहाँ आज नहीं जा सके थे मौसम को साइट करते हुए। थोड़ा सा मैं शिफ्ट करूंगी इनटू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी। इस वक्त इंडिया की प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार जो है इजराइल गाज़ा के मसले पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हुए क्लियरली बोल रही हैं कि जो गाज़ा में हो रहा है वो गलत है, उसको कंडेम करना चाहिए। भारत की इस वक्त जो स्टैंड है, और आज जिस तरीके से हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया का भी असैसिनेशन हुआ है,
स्थिति और एस्केलेट कर सकता है वापस से वेस्ट एशिया में। भारत के स्टैंड को लेकर आप इस वक्त कैसे देख रहे हैं इंडिया की पोजीशन ऑन दी? लेकिन मेरे ख्याल में इसमें भारतवासियों करीब एक ही है सोच में। मतलब अक्टूबर 7 को जो कुछ हुआ था, जो आतंकवादियों ने मेरे ख्याल में 1200 इजरायलियों को मारा दिया और करीब 250 को किडनैपिंग करके गाज़ा ले गए, उसको तो हम सारे कंडेम किए थे। लेकिन उसके बाद जो जवाब आया इजराइल की तरफ से, हमें लग रहा है कि ये काफ़ी डिस्प्रोपोर्शनेट रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जो आंकड़े हम देख रहे हैं 40,000 पार हो गए। जब इतने लोग के देहांत हो रहे हैं, ये छोटी सी मामला नहीं है। कोई लोग, आपको पता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाके साउथ अफ्रीका सरकार जा कहते हैं कि ये जेनोसाइड है। जब आप पूरी एक पॉपुलेशन का आप डेसिमेशन कर रहे हैं ऐसे, 40,000 लोग तो छोटा सा आंकड़ा नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई बदलाव लेने की ज़रूरत है, आजकल गांधी जी ने कहा था आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, तो बार बार बदलाव लेना भी ठीक नहीं है। लेकिन आपने हमास के खिलाफ आपने लड़ा, कुछ लोगों को मारा, कोई बॉम्ब फैले, ये सब हो चुका है। ठीक है, 1200 लोग आपकी तरफ से गए थे, 2000, 3000, 4000 को मारने के बाद अब कि और करेंगे, नहीं तो आप हॉस्टेजेस वापस दे दीजिए। इस किस्म के चर्चा पे बैठिए, डायलॉग करके हॉस्टेजेस को रिलीज़ करवा दीजिए और युद्ध को ख़त्म कीजिए। यही था मेरे ख्याल में पूरी दुनिया की आशा। लेकिन ये हुआ नहीं। बात करने के लिए तो अभी आज का जो खबर आई है, इस्माइल हनीय एक आपको मालूम है पूर्व प्रधानमंत्री भी था पैलेस्टीन अथॉरिटी का। तो उस हाल में इस व्यक्ति को मारने के बाद हम कैसे कह सकते हैं कि इजराइल की इच्छा है कि एक समाधान आ जाए? इज दिस द एक्शन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर हु इज़ लुकिंग फॉर पीस? हमें तो काफ़ी शक है। तो इसलिए अगर आप प्रियंका गांधी जी की स्टेटमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि हम भारतवासी चाहते हैं कि समाधान हो जाए वहाँ, हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोग देखना चाहते हैं कि दोनों जन, मतलब पैलेस्टीनियंस और इजरायलीज, दोनों खुशी से समाधान में और सुरक्षित रह सके बिहाइंड, कहते हैं कि अंग्रेजी में कहते हैं बिहाइंड सेफ एंड डिफेंसिबल बॉर्डर्स। ये है सारे जो राज्य हैं उनका उम्मीद, और मेरे ख्याल में ये होना चाहिए था वहाँ भी। लेकिन अल्टीमेट सॉल्यूशन, उसी की ओर ही काम करना पड़ेगा। देखिए, अब तक ये था पूरा दुनिया का, आपको मालूम है कि यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको अडॉप्ट किया है, अब भारत इसमें शामिल था। हम सारे 2 स्टेट सोल्यूशन के बारे में कहे हैं। लेकिन अगर ऐसे आगे जाएंगे तो आपको 2 स्टेट्स कैसे बना सकेंगे आप? गाज़ा इज़ रबल ना, मतलब बिल्कुल सारे मतलब कितने डैमेज हो चुके हैं वहाँ, कितने लोगों फ्लैटन आउट हो गए हैं और लोगों की ज़िंदगी अनवायबल हो चुका है। तो इस हालत में मेरे ख्याल में हमें काफ़ी शक है कि गाज़ा के अंदर लोगों को जीना आसान होगा। एक बहुत बड़ा रिकन्स्ट्रक्शन एफर्ट, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम सोच सकेंगे कि किस किस्म की स्टेट बना सके। लेकिन अभी आप अगर एक स्टेट बनाएंगे वहाँ, तो किस बुनियाद पे बनाएंगे? तो ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण विषय हैं चर्चा करने के। लेकिन पहले ये सब करने के पहले युद्ध को ख़त्म होने दीजिए। युद्ध खत्म होने के आसार तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इंडिया की जो पोजीशन रही है, खास करके अंडर गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, इजराइल के साथ प्रॉक्सिमिटी काफ़ी बढ़ी है, ईरान के साथ एक ट्रेडिशनल स्टैंड है। दूसरी ओर रूस और यूक्रेन में भी हम देख रहे हैं जिस तरह का इंडिया का पोजीशन रहा है। रूस से हमारी ऑयल सप्लाईज जो पहले लेस देन 2% थी, आज मोर देन 40% है। $2 बिलियन थे, अभी तो $45 बिलियन हो गया। मॉस्को होकर आए प्रधानमंत्री मोदी। क्या इंडिया इज इन अ पोजीशन टू मीडिएट इन कॉन्फ्लिक्ट्स? शुड इंडिया मीडिएट इन कॉन्फ्लिक्ट्स? वो तो जनरलाइज स्टेटमेंट कभी नहीं कहेंगे। यू मीडिएट व्हेन द कंडीशंस आर राइप। और मेरे ख्याल में अगर आपके अच्छे बंधन हैं दोनों साइड पे एक कॉन्फ्लिक्ट में, और दोनों देश चाहते हैं कि आप उनके बीच में आ जाए, कोई सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करें, तो क्यों नहीं हो सकते? लेकिन अभी मेरे ख्याल में इजराइल गाज़ा के विषय में कुछ पैलेस्टीनियन लोग मानते हैं कि हमारी सरकार दूसरे साइड पे गए हैं और हमारी सरकार
वेपन्स भी उनको बेच रहे हैं, जो मेरे ख्याल में इस्तेमाल भी किया हुआ है अकॉर्डिंग टू मीडिया। हमें तो कोई क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन के एक्सेस नहीं है हमारे, और मैं तो सांसद होते हुए भी इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमें बुलाएंगे मीडिएशन करने के लिए। Can we facilitate a dialogue? अगर हम Well, as you mediate know, ना करें। China has already been getting involved in that process. मेरे ख्याल में इसमें तो कोई चुनौती की ज़रूरत नहीं है। अगर चाइना काम कर रहे हैं और उनकी सफलता हो तो अच्छी बात है, समाधान हम सब चाहते हैं। अगर चाइना विफल रहे और फिर ज़रूरत पड़े कि कोई और आ जाए, क्योंकि इजराइल को शायद हम पे ज़्यादा भरोसा है, और पैलेस्टाइन चाहते हैं कि, या वहाँ के अरब देश चाहते हैं कि ऐसे एक देश हो जाए जिनमें इजराइल को भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाए, तब तो भारत को एक रूट हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में उस स्थिति हम पहुँचे नहीं हैं। अभी आपने सुना होगा कि रूस के साथ हमारा बंधन काफ़ी अच्छा है। आप नहीं बताइए कि एनर्जी बढ़ते जा रहे हैं, 45 बिलियन डॉलर्स के एनर्जी इंपोर्ट्स हैं, और ये भी नहीं भूल जाइए कि करीब 50-60 साल से हमारी मिलिट्री रिलेशनशिप, वहाँ के डिफेंस एक्सपोर्ट्स काफ़ी महत्वपूर्ण थे, और अभी भी करीब 40% हमारे डिफेंस इंपोर्ट्स वहाँ से आते हैं, और हमारी स्पेयर पार्ट्स और दूसरी चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है। इसलिए भारत तो कुछ भी नहीं किया रूस को असंतुष्ट करने के लिए, लेकिन उसी वक्त भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड यूक्रेन के भी भेजा है। मुझे याद है कि फरवरी 2022 में जब ये युद्ध शुरू हो गया, मेरे ख्याल में उसी महीने भारतीय सरकार करीब 90 टन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेज दिए थे वहाँ। और आजकल हम सुन रहे हैं कि शायद मोदी जी यूक्रेन भी जाने के लिए तैयार हैं। अगर मोदी जी वहाँ जाके उनसे बात करके उनको एक सेंस लगा कि यूक्रेन भी समाधान चाहते हैं, और भारत का जितने भी इन्फ्लुएंस है मॉस्को पे उसको इस्तेमाल करने के लिए उनकी तरफ से भी आग्रह है, तब तो ये सोचने लायक है। लेकिन मेरे ख्याल में ये भारत की जिम्मेदारी नहीं है जाके कहना कि वी वांट टू हेल्प, वी वांट टू डू दिस, वी वांट टू, ये तो हमारे काम नहीं है। हम जाएंगे, हम इजराइल की जो मांग है, ह्यूमैनिटेरियन मांग जो है, हम ऑफर करना चाहिए, और उसके बाद अगर यूक्रेन ने कहा देखिए क्या आप आपके रूसी दोस्तों के साथ बात करने के लिए तैयार है, मेरे ख्याल में भारत कहना चाहिए ठीक है हम कहने के लिए तैयार है, आप बताइए क्या कहूँ। यूक्रेन की ह्यूमैनिटेरियन मांगों को भी हमें सुनने की ज़रूरत है। लास्ट 2 क्वेश्चंस क्विकली। यूएन में आपका लंबा करियर रहा एज अंडर सेक्रेटरी जनरल। यूएन की जो पोजीशन रही इजराइल पूरे गाजा कॉन्फ्लिक्ट में, और एक तो वेस्ट की जो हिपोक्रेसी है उसकी बात की जा रही है कि भाई आप रशिया यूक्रेन वॉर पर आप एक स्टैंड ले रहे हैं, आप इजराइल गाजा युद्ध पर एक स्टैंड ले रहे हैं। क्या यूएन एज अ मल्टीलैटरल बॉडी विफल नजर आई आज की तारीख में इस कॉन्फ्लिक्ट पर? देखिए बात यह है कि यूएन सफल होता है जब पूरे देश एक विषय पे एक ही राय पे है, when there is unity amongst the member states। क्योंकि भूल जाइए मत कि प्रथम स्थान में यूएन एक मंच है जहाँ सारे स्टेट्स बैठ के, सारे राज्य बैठ के तय करते हैं, और जहाँ उनके आपस में कोई तकलीफ नहीं है तो यूएन बहुत सारी चीज़ कह सकता है। वो पता है कि 5-6 नोबेल पीस प्राइज जीत गए हैं यूएन। नेचुरली अगर पूरे समय विफल होते तो ये नहीं होता, लेकिन जब मेंबर स्टेट्स के आपस में तर्क है, जब वो लोग तैयार नहीं हैं कोई भी विषय पे एक ही राय पे आगे बढ़ाने के लिए, तो यूएन क्या कर पाएंगे आप बताइए। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेंबर स्टेट्स। तो ये लोग कई भूल जाते हैं, सोचते हैं कि यूएन कोई अलग एंटिटी है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि ये मेंबर स्टेट्स तय करते हैं कि क्या क्या करना है। और अभी आपको मालूम है कि जो ये दोनों विषय पे यूएस एक साइड पे है, रूस और चीन दूसरे साइड पे है, तो इस हाल में कैसे यूएन इफेक्टिव हो सकते हैं। मैक्सिमम तो ह्यूमैनिटेरियन एड, आपको याद है कि सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस ने जाके वो जो व्हीट का, गेहूं का जो एक्सपोर्ट्स कर सकें कुछ महीनों के लिए, वो भी रशिया ने रुका दिया। जब युद्ध चल रहा है तो जिनके पास आयुध है, जिसके पास बंदूक है, वही तय करेंगे अंत में कितना समाधान हो सकता है। हिंदी में कहते हैं जिसकी लाठी उसका भैंस। आखिरी सवाल डॉक्टर थरूर, पार्लियामेंट इज ऑन। पार्लियामेंट के अंदर मोदी 3.0, एनडीए 1.0, इसके तहत राहुल गांधी बहुत चेंज्ड इमेज में भी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी इज गेटिंग अंडर द स्किन ऑफ द गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली, और कास्ट को लेकर जिस तरह के कमेंट्स हुए पार्लियामेंट में, अनुराग ठाकुर ने कमेंट्स किया, उन कमेंट्स को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स के हैंडल पर एम्पलीफाई किया। क्या राहुल गांधी एंड कांग्रेस
कास्ट को ही एज अ सेंट्रल प्लैंक मोबिलाइज कर रहे हैं टू टेक ऑन हिंदुत्व की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी? इट्स नॉट द ओनली प्लैंक, मेरे ख्याल में कई विषय हैं, लेकिन राहुल जी ने शुरुआत से ही कहा था कि इस विषय को हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे देश में कई बेनिफिट्स जाति के बुनियाद में करते हैं, जाति के अनुसार आपको बेनिफिट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, तो आंकड़े जानना बड़ी ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आप कास्ट सेंसस करेंगे, हमें पता चलेगा कितने लोग हैं, किस किस्म की जाति में वगैरह, और हम उसके बाद फिर भी पॉलिसीज़ के बारे में तय करना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में इस विषय पे कांग्रेस पार्टी जो स्टैंड लिए हैं, पूरा इंडिया ब्लॉक इसमें समर्थन दे रहे हैं। इसके अलावा ये भी है कि हमारे राहुल गांधी जी जो कहा है कि हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत सारी चीज़ चाहिए, बहुत दूसरी चीज़ भी चाहिए। जैसे उन्होंने कहा था कि मोहब्बत का दुकान खोलना चाहिए नफ़रत के बाज़ार में। सोशल हार्मनी बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे देश में आजकल अनफॉर्चुनेटली बहुत नफ़रत फैला जा रहा है धर्म या मज़हब के नाम पे। ये नहीं होना चाहिए। मज़हब सिखाता है सबको आपस में स्नेह से रहना, एक साथ रहना। कैसे रुकेंगी माइनॉरिटीज़ की जो मॉब लिंचिंग हो रही है? सरकार बदलने से ही होगा मेरे ख्याल में। और राहुल गांधी बदल गए हैं? राहुल गांधी मेरे ख्याल में बहुत इफेक्टिव नेता बन गया है। आपने देखा होगा कि उनकी जो अंग्रेजी में कहते हैं बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदल गया है। वो स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है। जब वो भारत जोड़ो यात्रा से पूरा देश में पैदल चल के लोगों से मिले, उनकी कठिनाइयाँ, उनकी समस्याओं को समझ लिए और उसके बारे में बात करने लगे, मेरे ख्याल में आदमी ही बदल गया है, बहुत अच्छी सेंस में आगे जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातें करने के लिए। तो डॉक्टर थरूर के पास हमारे पास बहुत सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन फिर किसी और एडिशन में इनसे और बातचीत को जारी रखेंगे। मेनी थैंक्स सर। धन्यवाद स्मिता जी। आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।